हेलो स्टूडेंट, आर्य क्लासेस सीख करके यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बायोलॉजी क्लासेस में जो अपना टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी चल रहा था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर था उसके अंदर आपने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो था एंजाइम, और एंजाइम का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उसको अगर आगे करते हैं तो आपके पास जो टॉपिक आता है वो ये आता है फर्स्ट, जैसे मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट एंजाइम है, सेकंड मैंने आपको बताया था विजातीय डीएनए। तो विजातीय जो डीएनए होता है उस आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विजातीय डीएनए। कि विजातीय डीएनए होता क्या है। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि एक डीएनए, कोई भी डीएनए ले लिया बाहरी डीएनए, और उस बाहरी डीएनए को वेक्टर की सहायता से होस्ट सेल में हमने उसको एंटर करवा दिया। तो ये जो विजातीय डीएनए है ये जो आया कहाँ से, तो हम इसके लिए ये बताएंगे कि कोई भी आपने एक प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। उस डीएनए को निकाल कर उस डीएनए पर हमने वेक्टर की सहायता से उसको उसमें जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की सहायता से आरडीएनए बनाकर और उसे हम किसी भी होस्ट प्लांट में डालेंगे, होस्ट सेल में डालेंगे, तो वो हमारा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो प्रोसेस होती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में विजातीय डीएनए होता क्या है और विजातीय डीएनए हमें किस प्रकार से हमें प्राप्त हो सकता है। तो देखना टॉपिक बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है। विजातीय डीएनए होता क्या है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि विजातीय डीएनए के कुछ अनेक नाम भी होते हैं, जिसको हम फॉरेन डीएनए भी कह सकते हैं, पैसेंजर डीएनए भी कह सकते हैं, टारगेट डीएनए भी हम इसे कह सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ना कि वह डीएनए जिसे किसके साथ जोड़कर, वाहक के साथ जोड़कर, वह डीएनए जिसे किसके साथ जोड़ दिया जाएगा, वाहक के साथ जोड़ दिया जाएगा, और एक जीव से दूसरे जीव में क्या कराया जा सकता है, इसको प्रवेश करवाया जा सकता है, यानी इसका स्थानांतरण करवाया जा सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विजातीय डीएनए। वाहक के साथ जुड़कर डीएनए को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करना ही क्या कहलाता है, विजातीय डीएनए कहलाता है। अब विजातीय डीएनए कितने प्रकार से होता है, किस प्रकार से आप इन्हें प्राप्त कर सकते हो। तो फर्स्ट जो विजातीय डीएनए होता है उसे हम बोलते हैं सी डीएनए, यानी कि पूरक डीएनए भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था एंजाइम, उसमें मैंने ये कहा था कि पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है उस पॉलीमरेज के अंदर आपने बताया कि जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है वो पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से होती है। उसी प्रकार से जो सी डीएनए की जो प्राप्ति होती है, आप जिसे आप कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं, उसके अंदर आप देखते हैं कि जो डीएनए है उस डीएनए पर जब आपने पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया तो उस डीएनए से हमें आप क्या बन जाता है, आरएनए। लेकिन इस आरएनए टेम्पलेट पर, याद रखना, इस आरएनए टेम्पलेट पर अगर हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, अगर इसके ऊपर हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ किया, कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का अगर आप यूज़ करते हैं तो इस आरएनए से हमें क्या प्राप्त हो जाती है, सी डीएनए की प्राप्त हो जाती है। सी डीएनए पूरक डीएनए भी कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी कहा जाता है। और इस सी डीएनए की आप क्या बना लेते हैं, कॉपी बना लेते हैं। सी डीएनए की कॉपी बनाना क्लोनिंग की क्रिया कहलाती है, यानी कि क्लोनिंग की क्रिया की सहायता से आप इस सी डीएनए की बहुत सारी कॉपियाँ बना लेते हैं, यानी कि सी डीएनए भी एक प्रकार का विजातीय डीएनए होता है। सेकंड, अगर विजातीय डीएनए की बात करेंगे, विजातीय डीएनए और किससे बनाया जा सकता है, तो संश्लेषित जो डीएनए होता है, संश्लेषित, आपको पता है कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है और उस पर टेम्पलेट पाए जाते हैं, दो लड़ियाँ होती है जिस पर 5' और 3' दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। तो उस पर सिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उस एंजाइम की सहायता से भी आप जो डीएनए के ऊपर पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करके आप क्या बना सकते हैं, उन डीएनए टेम्पलेट की अनेक सी प्रतियां बना सकते हैं। वो भी ये इस प्रकार से बनने वाला डीएनए भी क्या कहलाता है, विजातीय डीएनए कहलाता है। यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होते हैं, इनको इकट्ठा करने को हमने नाम दे दिया, जीन बैंक नाम दे दिया था। जीन बैंक, याद रखना कि जो डीएनए होती हैं उन डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े या डीएनए की कॉपियों को इकट्ठा करना जीन बैंक में होता है। थर्ड जो होता है टॉपिक, सबसे अच्छा टॉपिक है, यहाँ पर बहुत बार पूछा जाता है कि कई बार ये इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि एक बार तो ये देखो ऐसे लिखा होता है आर डीएनए, ठीक है, और एक बार लिखा होता है आर डीएनए। अब इनमें से कोई बार ये पूछ लिया जाता है कि पुनर्योगज डीएनए तो कौन सा है और रैंडम डीएनए कौन सा है। तो यहाँ पर याद रखना, अगर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है आर तो इसका मतलब है ये पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेट डीएनए। लेकिन अगर कैपिटल लेटर में अगर आपको आर दिख रहा है तो उसका मतलब होता है रैंडम डीएनए। अब यहाँ पर रैंडम डीएनए क्या होता है उसकी डिटेल सुनना। रैंडम डीएनए का मतलब होता है कि जो डीएनए होते हैं
उन डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े, सीक्वेंस जो होती है उन डीएनए की कट करने के बाद में जो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े जो बनते हैं, उन डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को ही क्या कहा जाता है, रैंडम डीएनए कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई डीएनए गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र के ऊपर कोई भी किसी भी जीव का डीएनए है और उस डीएनए के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, उन गुणसूत्रों पर आपने प्रतिबंधनकारी एंजाइम या सीमाकारी जो एंजाइम है उसका यूज किया। यूज करने पर आपको पता है कि जब एंजाइम का यूज किसी डीएनए पे किया जाता है तो उस एंजाइम की सहायता से वो डीएनए क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो प्रतिबंधन या सीमाकारी एंजाइम की सहायता से उस गुणसूत्रीय डीएनए को क्या किया गया, काटा गया। काटने के ऊपर क्या हुआ कि जो गुणसूत्र के थे, जो डीएनए थे, उसके छोटे छोटे टुकड़े बने। उन टुकड़ों को ही क्या कहा जाता है, रैंडम डीएनए कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा जी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और रैंडम डीएनए में याद रखना कि रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए होता है वो एक विजातीय डीएनए और एक वेक्टर के जुड़ने से बनता है, जबकि रैंडम डीएनए की किसी भी डीएनए को एंजाइम की सहायता से काटने पर जो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रैंडम डीएनए कहते हैं। ये अपना सेकंड टॉपिक जो था विजातीय डीएनए कंप्लीट होता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि विजातीय डीएनए आप किस प्रकार से बना सकते हैं, सीडीएनए की सहायता से बना सकते हैं, सिंथेसिस डीएनए की सहायता से बना सकते हैं और रैंडम डीएनए की सहायता से भी आपको विजातीय डीएनए आपको प्राप्त हो सकता है। अगर अब नेक्स्ट थर्ड टॉपिक पे चलते हैं और थर्ड टॉपिक अपना कौन सा होता है, वाहक, वेक्टर जिसे हम कहते हैं। वेक्टर, अगर जैसे ही आप वेक्टर के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था कि वेक्टर होता क्या है। तो यहाँ पर ये कहूँगा कि जो वेक्टर होता है एक बैक्टीरियल सेल होती है और बैक्टीरियल सेल के बारे में आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि जो वाहक होता है क्या प्रोकैरियोटिक और सेल के अलावा यूकैरियोटिक सेल में भी यूज हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वेक्टर जो होता है यूकैरियोटिक सेल में भी आपके उपयोगी हो सकता है या यूकैरियोटिक कोशिका में भी वेक्टर काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना वाहक यानी कि जिसे हम वेक्टर कह रहे हैं, वेक्टर की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि एक फॉरेन डीएनए, एक पैसेंजर डीएनए या टारगेट डीएनए को अगर हमने परपोशी में, परपोशी का मतलब जिसके अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्रोसेस बन गई, बनने के बाद में हमने उस परपोशी यानी कि होस्ट प्लांट, परपोशी का मतलब यहाँ पे तो कौन था, होस्ट प्लांट में अगर आपने क्या कराया, उसको ट्रांसफर करवाया, स्थानांतरित करवाया, तो स्थानांतरित करने में जो यहाँ पर व्हीकल का काम करे या एक कैरियर का काम करे तो उसे हम क्या कहते हैं, वाहक कहते हैं उसे हम। ठीक है, यानी कि सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक डीएनए था, एक कौन था, एक डीएनए, और यहाँ पर आपके पास कौन है, एक होस्ट सेल है। इस डीएनए को इस होस्ट सेल में एंटर करवाने के लिए, इसमें ट्रांसफ़र करवाने के लिए जिसकी हेल्प हो, जिस कैरियर की आवश्यकता हो, उस कैरियर की जो आप बात करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। यानी कि जो वेक्टर है यहाँ पर इस डीएनए को होस्ट सेल में क्या करवाता है, एंटर करवाता है, ट्रांसफ़र करवाता है। वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना कि वेक्टर के अंदर सबसे बड़ी अगर प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करते हैं तो वेक्टर जो है उसके अंदर क्या पाई जाती है, कॉपीज़ बनानी होती है। जो कॉपीज़ बनती है ना एक डीएनए की, जैसे हूबहू जो कॉपी होती है उसमें वो बनती है किसकी सहायता से, वेक्टर की सहायता से। तो वेक्टर का सबसे बड़ा जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण है, वो ये होता है कि जो वेक्टर है उसके अंदर क्या होती है, कॉपी बनाने की क्षमता होती है, और कॉपी बनाने की क्षमता के कारण ही इस वेक्टर को क्या कहा जाता है, रेप्लिकॉन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बेटा जी पूछा जा सकता है कि रेप्लिकॉन जो है वो कौन बनाता है, या रेप्लिकॉन किसे कहते हैं, किसमें प्रतियां बनाने का गुण पाया जाता है। तो आप ये कहेंगे कि जो एक वाहक होता है, वेक्टर होता है, उस वेक्टर के अंदर कॉपीज बनाने की प्रॉपर्टीज होती है, गुण होता है उसके अंदर। इस कारण से ही इसे हम क्या कहते हैं, रेप्लिकॉन, बहुत सारी अनेक प्रतियां बनाने की जो विशेषता होती है। इसके अलावा भी जो वेक्टर है, वाहक है, उसमें और क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो आपने बोला कि सबसे पहले जो गुण आता है कॉपी नंबर, वही चीज़ वापस से बोलूँगा, जितना कॉपी नंबर बनाने की क्षमता ज़्यादा, कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वो वेक्टर उतना ही कार्यशील होगा। ठीक है, सेकंड टॉपिक की अगर बात करते हैं तो ये सेकंड टॉपिक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वेक्टर के अंदर क्या पाया जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे आपने क्या नाम दे दिया था, ओराई साइट बोलते हैं, कई बार बोलते हैं ना ओराई साइट, ORI है ना, उत्पत्ति स्थल जिसे बोलते हैं। तो एक वेक्टर के अंदर सबसे पहले जो गुण होता है वो होता है कि वेक्टर के अंदर क्या पाया जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाए जाते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि एक वेक्टर, आपको पता है कि वेक्टर जो है किसी भी डीएनए को एक होस्ट सेल में एंटर करवाता है, तो इसका
इसका मतलब हो गया कि वेक्टर सबसे पहले इस डीएनए से आकर जुड़ता है, यह कह ले कि ये डीएनए आकर इस वेक्टर से जुड़ता है। तो जुड़ता है तो जुड़ने के लिए हो गया कि सबसे पहले जोड़ने का एक स्थल मौजूद होगा। तो यहाँ पे याद रखना कि वेक्टर के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है वो ही स्थल, ओराइज जो साइट होती है वो ही इस डीएनए को यहाँ पर जोड़ने का काम करती है, यानी कि ये योजक स्थल, जुड़ने का स्थल भी कहलाता है। ठीक है, तो एक वेक्टर में क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि वह स्थल जहां पर क्या हो, रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी बोल देते हैं। और जब एक डीएनए और एक वेक्टर आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे ही तो हमने क्या नाम दे दिया था बेटा जी, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसी तो कहा था कि एक प्रपोजिट सेल, सॉरी एक विजातीय डीएनए और एक वेक्टर जब आपस में मिल जाएगा तो हमने उसको नाम दे दिया था आरडीएनए, नाम दे दिया था। तो यानी कि एक वेक्टर के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद होता है। सेकंड अगर बात करते हैं तो वेक्टर की साइज की बात की जाती है। वेक्टर की साइज जितनी छोटी होगी उतना ही उसके अंदर क्या होगा, रेप्लिकेशन होना चाहिए। यानी कि वेक्टर की साइज जितनी छोटी होती है, वेक्टर की साइज क्या होनी, जितनी छोटी होती है या जितनी छोटी होगी उतना ही उसमें क्या किया जा सकता है, हेर फेर किया जाता है। हेर फेर, जीन में हेर फेर करना आनुवंशिक इंजीनियरिंग का होता है। तो यानी कि वेक्टर के अंदर, यानी कि आपने किसी भी विजातीय डीएनए से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था उसमें जो भी गुणों में जो परिवर्तन करना चाह रहे हैं वो किसकी सहायता से आप परिवर्तन कर सकते हैं, वेक्टर की सहायता से आप उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। दूसरा याद रखना, वेक्टर के अंदर क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, प्रतिबंधन जो एंजाइम होता है वो उपस्थित होता है। कई बार इनके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती है ना। ठीक है, और वेक्टर के अंदर सबसे पहले और लास्ट के अंदर क्या बात करेंगे हम, इनके अंदर क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर भी होने चाहिए, वर्ण योग्य चिन्ह भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए इनमें, वर्ण योग्य चिन्ह भी मौजूद होने चाहिए। ठीक है, वर्ण योग्य चिन्ह भी इनके अंदर मौजूद होने चाहिए। अब जो वेक्टर की अगर बात करें कि वेक्टर कितने प्रकार के हो सकते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना यहाँ पे टाइप ऑफ वेक्टर के अंदर आप जाते हैं तो टाइप ऑफ वेक्टर के अंदर आपने कहा कि 5 टाइप के वेक्टर होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी खूब बार पूछा जाता है कि फर्स्ट जो वेक्टर होता है उसे हम नाम देते हैं प्लाज्मिड, सेकेंड जो वेक्टर होता है उसे हमने नाम दिया कॉस्मिड, थर्ड उसको नाम दिया आपने फॉस्मिड बोलते हैं उसको। ठीक है, फोर्थ जो है उसे बोला जाता है YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और फिर उसके बाद में BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। चलो आता है टाइप ऑफ वेक्टर में फर्स्ट टाइप की अगर बात करते हैं तो बात होती है प्लाज्मिड की। और यहाँ पर अगर आप प्लाज्मिड को देखते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये अटैम्प्ट होता है कि जो प्लाज्मिड है उसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, या किसने सबसे पहले प्लाज्मिड के बारे में आपको जानकारी दी। तो साइंटिस्ट का नाम है लेडरबर्ग। याद रखना, जो प्लाज्मिड है उस प्लाज्मिड के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट है उसे बोला जाता है लेडरबर्ग, उनका नाम है लेडरबर्ग। उन्होंने 1952 के अंदर इस प्लाज्मिड के बारे में बताया। अब प्लाज्मिड होता क्या है वो सुनना, आपको पता भी है कि प्लाज्मिड होता क्या है कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाले अतिरिक्त डीएनए को ही क्या कहा जाता है, वाहक कहा जाता है, और वाहक ही एक प्रकार का क्या है, प्लाज्मिड है। तो बात करते हैं प्लाज्मिड की, देने वाले साइंटिस्ट का नाम लेडरबर्ग है। अब इस लेडरबर्ग ने क्या बताया प्लाज्मिड के बारे में, तो सबसे पहले ये कहा कि जो प्लाज्मिड होता है वो कैसे होता है, सर्कुलर होता है, रेखीय नहीं होता। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। प्लाज्मिड का जो आकार होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, यानी कि इसको हमने आपको नाम देते हैं, एक वर्ताकार शेप की होती है। कैसी होती है, वर्ताकार, जैसे जैसे गोला होता है ना, गोला नहीं मतलब एक रिंग होती है उस प्रकार से ना, तो इसको आपने नाम दे दिया। जो प्लाज्मिड होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। दूसरी बात करते हैं प्लाज्मिड कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। जैसे डीएनए होता है ना आपका डबल स्टैंडर्ड, इसी प्रकार से प्लाज्मिड भी कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड होते हैं। दूसरी चीज प्लाज्मिड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना क्वेश्चन आने वाली, कि जो प्लाज्मिड होती है उनके अंदर क्या पाई जाती है, पुनरावृत्ति पाई जाती है। याद रखना, पुनरावृत्ति, और इस पुनरावृत्ति के गुण के कारण ही जो प्लाज्मिड होते हैं वो एक बैक्टीरियल सेल में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। तीसरी चीज प्लाज्मिड के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो प्लाज्मिड होते हैं किसी भी जीवाणु के अंदर रिप्रोडक्शन में अपना जो हेल्प एंड वो नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद में अनेक जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। दूसरी चीज इनके अंदर प्लाज्मिड में क्या पाया जाता है, प्रतिबंधन स्थल पाए जाते हैं, जहां पर एक विजातीय डीएनए आकर आसानी से जुड़ जाता है। और इस प्रतिबंधन स्थल के कारण ही जिस जीन को जिस भी जीन में आप परिवर्तन करना चाहते हैं उस जीन को ही उसके अंदर प्रवेश करवाते हैं और एक होस्ट सेल के अंदर ले जाकर उसको डालने
बनाने का काम करते हैं। प्लाज्मिड आसानी से क्या हो सकता है, किसी भी डीएनए से जुड़ सकता है और आसानी से उस डीएनए से निकल भी सकता है। यानी कि प्लाज्मिड जब किसी डीएनए से जुड़ता है तो अपने गुण को कभी भी नष्ट नहीं करता। प्लाज्मिड में जो गुण होते हैं वो पाए जाते हैं, अपने गुण हमेशा रखता है, चाहे वो किसी विजातीय डीएनए से जुड़ रहा हो, चाहे से वो होस्ट सेल में चला गया हो, लेकिन ये जो प्लाज्मिड होता है वह अपना गुण बरकरार रखता है। ठीक है। दूसरी चीज बात करते हैं कि प्लाज्मिड में क्या होते हैं, स्वयं के गुण पाए जाते हैं। वही बात है कि जो भी मैंने बताया था कि स्वयं के गुण है, इस कारण से जो प्लाज्मिड होता है वो अब कभी भी अपनी जो कॉपी होती है या प्रतिबंधन की जो क्षमताएं होती हैं उनको कभी भी नहीं करता। दूसरी चीज याद रखना, प्लाज्मिड प्राप्त कहाँ से हो रहा है, तो आप बताएंगे कि जीवाणु में अतिरिक्त डीएनए को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर या प्लाज्मिड कहते हैं। दूसरी चीज याद रखना कि ये जो प्लाज्मिड होता है या वेक्टर जो जिसे हम नाम दे रहे हैं वो कैसा होता है, तो आप बताएंगे कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्लाज्मिड कैसा होता है, सर्कुलर। और अगर रेखीय भी किया जा सकता है, आपको बताया था एंजाइमों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, रेखीय कर सकते हैं। इस कारण से वो उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस में पढ़ते हैं आप। ठीक है। दूसरी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखेंगे कि कई बार क्या होता है, प्लाज्मिड जो होता है अतिरिक्त डीएनए होता है वो दूसरे डीएनए से जुड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, उसकी बात करना कि एक जीवाणु जो है उस जीवाणु में क्या पाया जाता है, उसके गुणसूत्र हैं और गुणसूत्र में कौन है, डीएनए मौजूद है। जीवाणु के गुणसूत्र में क्या है, डीएनए मौजूद है और साथ साथ के अंदर उसमें कौन मौजूद है, उसका प्लाज्मिड मौजूद है, जिसके हम क्या कहते हैं, जिसे हम वेक्टर का नाम दे देते हैं। दोनों एक जीवाणु में प्रेजेंट है। लेकिन कई बार क्या होता है, वह वेक्टर या प्लाज्मिड अगर उस गुणसूत्र में मौजूद डीएनए से अगर वो जुड़ जाता है तो ऐसे प्लाज्मिड को हम किस नाम से जानते हैं, एपिसोम के नाम से जानते हैं। याद रखना एपिसोम क्या है, तो एपिसोम के बारे में ये कहेंगे कि जीवाणु में पाए जाने वाले गुणसूत्रीय डीएनए से प्लाज्मिड का जुड़ना। वापस बोल रहा हूं कि जीवाणु के गुणसूत्र से, जीवाणु का जो गुणसूत्रीय डीएनए है उस गुणसूत्रीय डीएनए से जब प्लाज्मिड आकर जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एपिसोम कहते हैं, यानी उसे हम क्या कहते हैं, अधिकाय कहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि प्लाज्मिड की संख्या, एक जो सेल होती है उसके अंदर प्लाज्मिड की संख्या कितनी हो सकती है, तो याद रखना कि एक सेल के अंदर प्लाज्मिड की जो संख्या होती है वह 1 से लेकर 20 तक हो सकती है। याद रखना। दूसरी चीज, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाता है, तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट जो एग्जाम्पल है और सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो दिया जाता है PBr 322। ये एक प्रकार का क्या है, प्लाज्मिड। अगर आप प्लाज्मिड का एग्जांपल देंगे तो सबसे पहले आप क्या बताओगे, PBr 322, PBr 324, 326, ये क्या है, प्लाज्मिड है। लेकिन जो सबसे बेस्ट जो है वो आपने नाम दिया PBr 322। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कि PBr 322 से क्यों नाम दिया, इसका और भी तो कुछ नाम दिया जा सकता, लेकिन देखो ये होता है कि साइंटिस्टों के पास इतना समय नहीं होता कि वो किसी भी का नाम देने के लिए पहले सोचे कि इसका क्या नाम दे, और जब उनका एक्सपेरिमेंट चलता है उसी वक्त उनके दिमाग में जो आता है वो उसका नाम दे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर PBr 322 दिया गया, तो यहाँ पर ध्यान रखना P से मतलब यहाँ पर हो गया प्लाज्मिड, P से मतलब प्लाज्मिड हो गया। अब इस प्लाज्मिड को बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन कौन से, 2 साइंटिस्टों के द्वारा ये प्लाज्मिड बनाया गया था। B से तो बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम कौन था, बॉलीवर था, और जो R से था उनका नाम था रॉड्रिगेज। तो बॉलीवर और रॉड्रिगेज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा एक्सपेरिमेंट, कितने नंबर वाला एक्सपेरिमेंट, 322 वाले एक्सपेरिमेंट। जब उन्होंने 322 एक्सपेरिमेंट किए ना, 1 से लेकर 322, तो जैसे ही उन्होंने 322 तक एक्सपेरिमेंट किया तो 322 एक्सपेरिमेंट पर उनको ये प्लाज्मिड की सफलतापूर्वक प्राप्ति हुई। तो इसका नाम क्या नाम दे दिया, PBr 322। P से मतलब प्लाज्मिड था, B से मतलब बॉलीवर का था, और R का मतलब रॉड्रिगेज, और 322वें नंबर का इनका क्या था, ये एक्सपेरिमेंट नंबर था। अब ये PBr 322 की अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखो PBr 322 की जो स्ट्रक्चर है मैंने यहाँ पर आपको बना रखी है, ये PBr 322 की स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर ये कहा जाता है कि एक PBr 322, मैंने अंदर लिख दिया, PBr जो 322 होता है उनके अंदर क्या होते हैं, एक 2 प्रतिरोधी प्रतिजैविक जीन पाए जाते हैं। देखो जो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो ये पूछा जाता है कि PBr 322 के अंदर प्रतिरोधी प्रतिजैविक जीन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, प्रतिरोधी प्रतिजैविक
जैविक जो जीन जो कि इस वेक्टर के अंदर पाए जाते हैं, अंदर की तरफ पाए जाते हैं, उनको हमने नाम दे दिया एम्पिसिलिन, और दूसरा का नाम क्या नाम दे दिया आपने, टेट्रासाइलिन। याद रखना, प्रतिरोधी प्रतिजैविक जीन PBR 322 के अंदर 2 प्रतिरोधी प्रतिजैविक जीन पाए जाते हैं, जिन्हें हम एम्पिसिलिन और दूसरे का नाम क्या बोलता है, टेट्रासिलिन नाम देते हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में हो गया। उसके बाद में ये कहा जाता है कि एक PBR 322 के अंदर जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है उसका उत्पत्ति स्थल, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, ओरिजिन साइट। अब यहाँ पर याद रखना, ये ओरिजिन साइट क्या काम करती है, तो किसी भी आने वाले कौन सा DNA, विजातीय DNA के लिए, किसी भी बाहर से आने वाले विजातीय DNA को जोड़ने का जो स्थल है, जुड़ने का जो स्थान है, वो प्रदान करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, ओरिजिन साइट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, इसके 2 सिरे हैं जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, प्रतिरोधी प्रतिजैविक जीन पाए जाते हैं। इन दोनों स्थलों पर आकर क्या होता है, ये जिनको हमने एक नाम दिया ना ओरिजिन साइट, वो ओरिजिन साइट जो होती है आकर यहाँ पर आकर इस ओरिजिनल साइट पर आकर कौन जुड़ जाता है, विजातीय DNA आकर जुड़ता है। इसके अलावा इनके अंदर क्या बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, इनके अलावा इनके अंदर बहुत सारे क्या पाए जाएंगे, आपको एंजाइम वगैरह दिखाई देंगे, यानी कि यहाँ पर और भी अलग भी जीन पाए जाते हैं। जैसे आपने साल्मोनेला नाम दे रखा है, BAMH1 दे रखा है, हिंद 3 दे रखा है ना, इकोलाई R1 दे रखा है, ये अनेक सारे के यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ये आपको प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं। लेकिन याद रखना, एक PBR 322 के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होता है उसका ओरिजिन स्थल, उत्पत्ति स्थल, यानी कि एक बाहर से आने वाले DNA को आकर यहाँ पर जुड़ने का स्थान प्रदान किया जाता है। दूसरा, उस जुड़ने के स्थान पर यहाँ पर क्या हो गया, PBR क्या है, एक प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड का यहाँ पे एक चीज याद रखना, क्या विजातीय DNA अपने गुण या अपनी कॉपियां बना सकता है, तो याद रखना विजातीय जो DNA होता है उसमें कॉपी बनाने की क्षमता नहीं पाई जाती। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि किन में कॉपी बनाने की क्षमता है, क्या विजातीय DNA कॉपी बना सकता है, तो आप बताओगे नहीं, एक विजातीय DNA के अंदर कॉपी बनाने की क्षमता नहीं पाई जाती। जब ये विजातीय DNA किसी वेक्टर या किसी, जिसे हम बोल रहे हैं ना प्लाज्मिड नाम दिया ना, जब किसी प्लाज्मिड के ओरिजिन साइट से अगर जुड़ता है, तो जुड़ने के बाद में जो कि आपने बताया कि प्लाज्मिड के अंदर एक कॉपी नंबर पाया जाता है, तो उन कॉपी नंबर के कारण ही जितनी उसके अंदर कॉपी नंबर होगी, जैसे मान लीजिए किसी के अंदर 30 की कॉपी बनाने की क्षमता है, किसी में 20 कॉपी बनाने की क्षमता है, किसी में 200 बनाने की क्षमता है, तो वो विजातीय DNA भी आकर उसके अंदर उतनी कॉपियां बना लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या हो गई, कॉपियां आकर बन जाती हैं। कॉपी बनाने का काम कौन करेगा, प्लाज्मिड के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना ओरिजिन साइट के अंदर है ना। ठीक है, इसके अलावा हम जो नेक्स्ट जो अपना टाइप ऑफ वेक्टर है, कॉस्मिड है, वो बताते हैं आप इसके बारे में, है ना। कॉस्मिड क्या होता है उसके बारे में हम जान